आपने डबल इंजन की सरकार के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन यह देश की पहली सरकार है जिसमें 3 इंजन है। एक इंजन केंद्र सरकार का, दूसरा राज्य सरकार का और तीसरा इंजन इसमें लगा है विपक्ष का। महाराष्ट्र में एनसीपी अब शिवसेना के रास्ते पर चल पड़ी है और आज शरद पवार की स्थिति भी वही हो गई है जो कुछ समय पहले उद्धव ठाकरे की थी, यानी अपनी ही पार्टी अपनी नहीं रही। महाराष्ट्र में 2 सबसे बड़े क्षेत्रीय दलों के इस तरह टूटकर बिखर जाने का राजनीतिक मतलब क्या है और इस घटनाक्रम का महाराष्ट्र की राजनीति पर और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, आज हम इसका एक संपूर्ण राजनीतिक विश्लेषण ब्लैक एंड व्हाइट में आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बाद अगला नंबर बिहार में नीतीश कुमार का हो सकता है। महाराष्ट्र में आज रिक्टर स्केल पर 2.5 तीव्रता वाला एक भूकंप आया, लेकिन यह भूकंप महाराष्ट्र की राजनीति में आए भूकंप से बल्कि राजनीतिक भूकंप से ज्यादा प्रभावी नहीं था। महाराष्ट्र में रविवार को जो राजनीतिक भूकंप आया उसमें शरद पवार की एनसीपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा और अब शरद पवार के सामने अपनी ही बनाई हुई पार्टी को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। यानी शरद पवार ने इतने वर्षों की मेहनत के बाद जो इमारतें बनाई वो इमारतें एक एक करके इस राजनीतिक भूकंप में गिरती चली गई। अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी के जिन नेताओं और विधायकों ने शरद पवार के खिलाफ बगावत की वो गुट खुद को अब असली एनसीपी बता रहा है, जबकि शरद पवार का कहना है कि कुछ विधायकों को छोड़कर एनसीपी के तमाम विधायक, सांसद और पार्टी संगठन के लोग अब भी उन्हीं के साथ हैं। आज एनसीपी पर अधिकार को लेकर काफी राजनीतिक संघर्ष हुआ, यानी अब संघर्ष इस बात का है कि एनसीपी पार्टी जो है वो किसके पास रहेगी। इसमें एक तरफ चाचा शरद पवार हैं और दूसरी तरफ हैं भतीजे अजीत पवार, यानी अब ये चाचा और भतीजे की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। सबसे पहले शरद पवार ने आज अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने 4 बड़ी घोषणाओं से सबको चौंका दिया। देखिए, शरद पवार खिलाड़ी तो बहुत पुराने हैं, एक जमाने में वो राजनीति के किंग हुआ करते थे, उनके जैसा तजुर्बा, उनके जैसा अनुभव किसी के पास नहीं है। इसलिए आज एक अनुभवी नेता इतने क्राइसिस में भी कैसे बात करता है उनसे सीखना चाहिए। आज जो उन्होंने बड़ी बातें कही हैं उनमें पहली बात उन्होंने कही, उन्होंने अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सांसद सुनील तटकरे को एनसीपी से निष्कासित कर दिया और इसलिए आज दिन भर इस बात की चर्चा होती रही कि आखिर शरद पवार ने अजीत पवार को यानी अपने भतीजे को पार्टी से क्यों नहीं निकाला और क्या इसके पीछे भी उनकी कोई रणनीति हो सकती है। यानी परिवार में जो अपना था उसे तो नहीं निकाला, लेकिन जो पराये थे, जो अपने बनते थे लेकिन जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं है, उन्हें तुरंत पार्टी से बाहर निकाल दिया। दूसरा, शरद पवार ने यह भी कहा कि अजीत पवार बाहरी नहीं है और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने अजीत पवार से उनके फैसले को लेकर बातचीत भी की थी। तीसरा, शरद पवार ने 5 जुलाई को पार्टी विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई है जिसमें ये सभी नेता बाकायदा एफिडेविट पर शरद पवार को ये लिख कर देंगे कि वो उनके साथ हैं। तो देखिए, राजनीति में नई परंपरा शुरू हो रही है, जब नेताओं से हलफनामा लिया जाएगा, लिख कर लिया जाएगा कि वो शरद पवार के साथ हैं और उनसे एफिडेविट लिया जाएगा ताकि वो झूठ ना बोल सके। और चौथा, शरद पवार ने कहा कि वो एक वक्त का खाना छोड़ देंगे, यानी एक वक्त का खाना ही खाएंगे, लेकिन अपनी पार्टी को इस तरह से समाप्त नहीं होने देंगे। वो कह रहे हैं कि मैं दिन में एक वक्त का खाना खाऊंगा लेकिन अपनी पार्टी को दोबारा से खड़ा करूंगा। शरद पवार के इन फैसलों के बाद आज प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार समेत दूसरे बागी नेताओं ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने 3 बड़ी घोषणाएं की। तो शरद पवार की 4 बड़ी बातें तो आपने सुन ली, अब बागी नेताओं की 3 बड़ी बातें सुनिए। पहली बात, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार का समर्थन करने वाले महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल को उनके ही पद से हटा दिया और उनकी जगह एनसीपी के सांसद सुनील तटकरे को महाराष्ट्र में पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। यानी प्रफुल्ल पटेल ये कह रहे हैं कि पार्टी शरद पवार की नहीं है,
पार्टी अब उनकी है और वही कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो जैसे चाहे वैसे बदलाव कर सकते हैं। सुनील तटकरे वही नेता हैं जिनकी बेटी अदिति तटकरे ने रविवार को अजीत पवार का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। अदिति के पिता हैं। दूसरी बात, अजीत पवार ने भी सबको चौंकाते हुए कहा कि एनसीपी के अध्यक्ष अब भी शरद पवार ही हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ना तो शरद पवार सीधे अजीत पवार के लिए कुछ कहना चाहते हैं और ना ही अजीत पवार शरद पवार के सम्मान के खिलाफ सीधे सीधे कुछ कहना चाहते हैं। और एक तरह से ये एक पारिवारिक मामला बन गया है। चाचा और भतीजा एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते और इसलिए ऐसी पार्टियों को इसीलिए हम एक परिवार की पार्टी कहते हैं। सारे के सारे बड़े लोग एक ही परिवार के होते हैं और इस परिवार में भी अगर आप देखेंगे एनसीपी का मतलब क्या है, शरद पवार जिन्होंने इस पार्टी का गठन किया, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। अब जब इस तरह का पारिवारिक ताना बाना होता है तो इसमें मुश्किल ऐसे नेताओं के लिए होती है जो उस पार्टी को चलाने वाले परिवार से नहीं होते बल्कि वो बाहरी नेता होते हैं। जैसे इस मामले में प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के निशाने पर हैं और आज एनसीपी के दफ्तर में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। एनसीपी के दफ्तर से ही आज प्रफुल्ल पटेल की तस्वीरों को हटा दिया गया, जबकि अजीत पवार की तस्वीर से आज भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। तो इन बातों को ऐसा लगता है जैसे चाचा और भतीजे के बीच कोई एक पैक्ट हुआ है जिसमें उन्होंने कम से कम इतना तो तय कर लिया है कि वो एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे नहीं। वैसे तो प्रफुल्ल पटेल भी शरद पवार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन क्योंकि प्रफुल्ल पटेल परिवार के आदमी नहीं है, उनसे खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ तो एक्शन हुआ लेकिन अजीत पवार के खिलाफ नहीं। हालांकि आज अजीत पवार ने शरद पवार के सामने सुलह करने का प्रस्ताव जरूर रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार उनके बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने के फैसले को स्वीकार कर लेते हैं तो इससे पार्टी में जो विभाजन की स्थिति बनी है वो स्थिति समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर शरद पवार ऐसा नहीं करते तो इससे चुनाव आयोग के पास ये मामला चला जाएगा और फिर चुनाव आयोग तय करेगा कि एनसीपी जो पार्टी है ये किसके पास रहेगी। ये अजीत पवार के साथ रहेगी, भतीजे के पास जाएगी या फिर शरद पवार यानी चाचा के पास रहेगी। एक वेळ उपाशी राहील पण तो महाराष्ट्राची सामूहिक शक्ती ही मजबूत केल्याशिवाय राहणार नाही आणि ही शक्ती मजबूत करून जी उलटा फालत करणारी शक्ती आहे वर्ग आहे त्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवायला राहणार नाही। याला फार अवकाश नाही। वर्ष 6 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा लोकांच्या समोर जायची संधी येईल आणि त्यावेळेला ही राज्याची लोकशाहीच्या मार्गाने शांततेवर विश्वास असणाऱ्या या शक्तींना धक्का देणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या पूर्ण फळानं बाजूला करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी कष्ट करणाऱ्यांचे राज्य ही अवस्था आपण निर्माण करू। सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं।